हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय सिंह हाड़ा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्वाइन फ्लू। हम स्वाइन फ्लू के बारे में देखेंगे कि इसकी कौन कौन से कॉजेशन की वजह से ही होता है, इसमें क्या हमें सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसका कैसे डायग्नोसिस होता है और इसका क्या क्या उपचार है या ट्रीटमेंट है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। और दूसरी बात हम करेंगे कि इसमें बच्चों में क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं या फिर ऐसे कौन-कौन से ग्रुप्स एज ग्रुप्स हैं या जिनमें जिन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी है ड्यू टू स्वाइन फ्लू की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये होता क्या है। अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये एक प्रकार का एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। स्पेशली ये कहाँ पर अफेक्ट करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करता है। और ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप होता है जिसे हम H1N1 के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप की आपकी जूनोटिक डिजीज होती है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आती है। हालांकि अब जो H1N1 का जो ट्रांसमिशन होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। तो H1N1 वायरस के बारे में हमने देखा कि ये कौन सी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी होने लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये H1N1 इसका नाम क्या क्यों पड़ा। तो H1N1 स्वाइन फ्लू का दूसरा नाम है। ये इसलिए पड़ा क्योंकि जो वायरस होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उस पर टू टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम H1 और एक N प्रोटीन, H प्रोटीन होती है और एक N प्रोटीन होती है। उसे हम इसी वजह से इसका नाम H1 और N1 देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि स्वाइन फ्लू को स्वाइन फ्लू क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका बेसिकली कोज है कि हिस्टोरिकली अगर हम जाएं तो ये जो पहले होता था वो स्वाइन जिसे हम पिग बोलते हैं, ये एक टाइप का स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ करता था। बाद में ये कहाँ आ गया, ये ह्यूमन में ट्रांसमिटेड होने लगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स ये किस तरह से फैलता है। अगर हम इसके फैलने की बात करें, अगर हमें अगर इसके फैलने का कारण पता होगा तो हम ऑलरेडी इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो पहला जो इसका मुख्य कारण है फैलने का वो होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। मीन्स जिस व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है, अगर वो जब सांस लेता है या फिर वो अब जब खांसता है छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में रहते हैं। जब एक नॉर्मल पर्सन उस ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो उससे उस पर्सन में ये होने के चांसेस रहते हैं। और सेकंड होता है ये क्लोज कांटेक्ट से। क्लोज कांटेक्ट्स में जो लोग इसके संपर्क में आएंगे उनको ये हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के। थर्ड वन होता है कंटामिनेटेड सरफेसेस, ऐसी जगह पे जहां पर ये ड्रॉपलेट जाके गिर गए और सामने दूसरे व्यक्ति ने उसको संपर्क कर लिया, या फिर जो कई लोग आपने देखा होगा कई बार जैसे सामने वाले कई कई क्या करते हैं, कभी किसी अपने आंखों पर नाक पर मुंह पर बार बार हाथ लगाते रहते हैं। तो उससे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं कि आपने किसी से हाथ मिलाया जिसको इन्फेक्शन था और फिर आपने उसको क्या कर रहे हैं, उस सरफेस को जैसे हाथ में था और हाथ से अब ये कहाँ लग गया, आपने उसको आंख में लगा लिया, नाक के पास लगा लिया, तो मे बी ये चांसेस है कि ट्रांसमिट हो जाए। फिर आता है इसका इंक्यूबिएशन पीरियड। इंक्यूबिएशन पीरियड वो पीरियड होता है जब वायरस इंटर करता है, तब से लेकर जब वो कोई भी एक साइन या सिम्टम, फर्स्ट साइन या सिम्टम प्रोड्यूस करता है, हम उनको उसको इंक्यूबिएशन पीरियड कहते हैं। इन केस ऑफ स्वाइन फ्लू ये 1 से 4 दिन का होता है और एवरेज लगभग ये 2 दिन में अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके प्रमुख सिम्टम जो हमें या प्रमुख लक्षण जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें एकदम से सडनली अचानक से फीवर देखने को मिल सकता है, फीवर के साथ में ठंड लग सकती है जिसे हम फीवर विद चिल बोलते हैं। कफ देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, गले में खराश देखने को मिल सकती है, रनिंग नोज देखने को मिल सकता है, मीन्स नाक बहना देखने को मिल सकता है। कुछ पेशेंट में स्टॉप नेजल कंजेशन भी देखने को मिल सकता है, मीन्स उसको नाक कैसी बंद फील हो रही हो। सिर में दर्द मिल सकता है, मांसपेशियों में दर्द, हाँ, बॉडी एक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हमें वीकनेस और फैटिक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा थकान इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम भी इसमें होते हैं जैसे नोजिया, जैसे कि नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, उल्टी आना या फिर डायरिया। इसके प्रमुख सिम्टमों के अलावा दूसरे सिम्टम भी कई पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं बच्चों के लक्षणों की। देखिए एडल्ट्स में जो हमने अभी सिम्टम देखे थे वो इन ओवरऑल थे, बट हमें बच्चों में थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। बच्चों में इसके अलावा इसमें जो सिम्टम आ सकते हैं वो है जैसे हाई फीवर आना, कफ होना, बच्चे का चिड़चिड़ाना, इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बच्चे में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है, बच्चे को भूख ना लगना, और इसके अलावा उल्टी और डायरिया हमें बच्चे में देखने को मिल सकती है। अब इसमें जो वार्निंग साइन आता है कि कब हमें बच्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, तो जब बच्चे उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो हमें तुरंत हमें पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि इसे नॉर्मल फ्लू से अलग करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे जो मेन चीज आती है वो इसमें निमोनिया, निमोनिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड आता है, देखिए ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बट इसमें कई बार चांसेस रहता है कि पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी साथ साथ में। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, या जिन लोगों को ऑलरेडी मान लीजिए कोई अस्थमा है या सीओपीडी का पेशेंट है, तो उनके लिए तो ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन ही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एआरडीएस देखने को मिल सकता है, सीवियर केसेस भी रिपोर्टेड किए गए हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस। देखिए हम इसके सिम्टम्स के बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते नॉर्मल फ्लू से। इसके लिए हमें इसका टेस्ट कराना होता है। जैसे इसके लिए जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं आरटीपीसीआर। जो टेस्ट होता है वो इसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम डिटेक्ट करते हैं इसके जेनेटिकल मटेरियल आरएनए ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस विद हाई एक्यूरेसी के साथ में हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। अच्छा अब इसमें देखिए, क्या इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का रोल है? नहीं। ये एक टाइप की वायरल डिजीज है, तो इसमें जो ड्रग्स यूज होंगे वो एंटीवायरल ड्रग्स यूज होते हैं। जब कभी कई पेशेंट्स क्या करते हैं, खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, वो एंटीबायोटिक्स खाने लगते हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का एज ए सच कोई रोल नहीं होने वाला है। हाँ, इन केस अगर आपको सेकेंडरी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहां पे आपको इसका रोल देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ सलाह लें, और जो जैसा डॉक्टर आपको मेडिकेशन करवाता है वो मेडिकेशन लें। स्पेशली इसमें ये देखा जाता है कि हम इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज्यादा देते हैं और सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट किया जाता है इनिशियली कंडीशन में। बट अगर केसेस ज्यादा हाई है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट आता है हम प्रिवेंशन, जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि देखिए सबसे पहले तो हमें क्या हाइजीन मेंटेन करना है, हमें रेगुलरली हैंड वॉश करते रहना है। अगर किसी पर्सन को कफ और कोल्ड है तो उसे हमेशा अपना माउथ और नोज कवर करना है, क्योंकि उससे वो क्या कर सकता है, दूसरे को भी बचा सकता है। नेक्स्ट आता है सिक पर्सन से हमें क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना है। जैसे हमने इसका ट्रांसमिशन देखा था, सेम वैसे इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। या मान लीजिए आपकी अगर खुद की तबीयत खराब है तो आपको कोशिश करना है कि आपको घर पे रेस्ट करना है, दूसरे लोगों के संपर्क में कम से कम आना है। और नेक्स्ट, जैसा कि क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, अभी जहां जहां पर अभी स्वाइन फ्लू ज्यादा फैल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जो काम आपसे अ, वैसे ही कर सकते हो बिना कांटेक्ट में आए, उन कामों को बिना कांटेक्ट में आए करने की कोशिश कीजिए, और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है, जो रूम है हमारा वो फुली वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। और हमें कोशिश करना है कि जो हमारी आई नोज है, माउथ है, इसके पास में हमें हमारे फिंगर्स को या हैंड्स को टच नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, वो है स्वाइन फ्लू में मास्क का लगाना। देखिए जैसे हमने कोविड में मास्क का लगाया था, और एक इसका इससे जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो भी मास्क लगा के रखिए, और जिनको नहीं है, और अगर आपको क्राउडेड प्लेस में जाना पड़ रहा है या हेल्थ सिटिंग्स के लिए जाना पड़ रहा है, डॉक्टर को दिखाना जाना पड़ रहा है, तो आप ऑलरेडी मास्क लगा के जाइए, चाहे आपको इन्फेक्शन है या ना हो, बट तब भी आप लगा के जाइए। अब हम बात करते हैं कि तुरंत मेडिकल हेल्प कब लेनी है। तो इस केस में याद रखना, अगर जब आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है ब्रीथिंग में, सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है चेस्ट में, या फिर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस या डिजीनेस देखने को मिल रही है, या आपको कंफ्यूजन की स्टेट है, या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो रहे हैं आपके, या होंठ या शरीर नीला पड़ रहा हो, या फिर एक साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जहां पर बहुत ज्यादा मिल रहे हो, तब आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी बेसिस पे। इसके अलावा
सिम्टम बहुत तेजी से बढ़ रहे हों तो, और चिल्ड्रन के केस में तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो रही है तो ये एक वार्निंग साइन है, हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, फ्लूइड लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अगर सिम्टम बढ़ रहे हैं या परसिस्टेंट वैसे के वैसे हैं तो आप मेडिकल प्रोफेशनिस्ट को दिखा सकते हैं या आप फिजिशियन के पास जा सकते हैं। घर पर आराम कीजिए, पर जो सबसे मेन पॉइंट है वो याद रखना, आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो स्वाइन फ्लू है और एक नॉर्मल फ्लू में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप स्वाइन फ्लू और नॉर्मल फ्लू की बात करें तो आपको एक चीज याद रखना, यहाँ जितने भी सिम्टम्स मैंने अभी शुरू में बताए थे वो सारे नॉर्मल फ्लू के कंपेयर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर फीवर आपको सडन देखने को मिल सकता है, फीवर आपको बहुत अधिक मोर कॉमन देखने को मिलता है, जबकि एक बार को आप अगर कॉमन फ्लू की बात करें तो वहाँ इतना फीवर कॉमन नहीं होता जितना इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बॉडी एक प्रोमिनेंट होगा, फैटिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कफ प्रोमिनेंट देखने को मिल सकता है, जबकि उसमें आपको नेजल डिस्चार्जेस, कॉमन फ्लू में आपको नॉर्मली नेजल डिस्चार्जेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट स्वाइन फ्लू के केस में आपको कफ ज्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, तो आज के जो इस वीडियो में जो मैंने स्वाइन फ्लू पे वीडियो बनाया है, इसमें हमने कोजेशन पे बात की, इसके हमने ट्रांसमिशन की बात की, इसका हमने इंक्यूबिएशन पीरियड देखा, इसके हमने प्रमुख लक्षण के बारे में बात की, हमने इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात की, इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, हमने ये देखा। फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करवाना है इसका, और इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आज हम इन सब चीजों पे बात की है। अगर आपको मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, और ये वीडियो भी पसंद आई है तो इसको भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।